इसमें हम लोग अब बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हमारे पास में विभिन्न प्रकार के अन्य उत्सर्जी अंग। अन्य उत्सर्जी अंग शरीर के अंदर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में मेरे को बातचीत करने का है। यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात। अन्य उत्सर्जी अंग में आपके पास में किडनी को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, किडनी को छोड़ करके। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, मानव के अन्य उत्सर्जी अंग। तो यहाँ पे देखिएगा ये सब पढ़े हुए हम लोगों ने, बस अपन को देखना है मानव के अन्य उत्सर्जी लिखना था, उत्सर्जी हो गया, उत्सर्जी अंग मतलब दूसरे उत्सर्जी अंग कौन से हैं मानव के अंदर, उसके बारे में हमको यहाँ पे बातचीत करने का है, जिसमें हम किडनी के अलावा बात करेंगे। बच्चों ये याद रखना, सबसे पहला ऑर्गन इसके अंदर रहेगा वो क्या रहेगा, त्वचा, स्किन। स्किन के बारे में आप सभी लोगों ने सुना है। अध्यावरणीय तंत्र को भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। त्वचा के ऊपर क्या होता है, बहुत सारी श्वेत ग्रंथियां उपस्थित होती है। श्वेत ग्रंथि मतलब पसीना ग्रंथि, और पसीना ग्रंथि के द्वारा पसीने का स्त्रावण होता है। पसीने के संगठन के अंदर अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ यूरिया या यूरिक अम्ल की मात्रा होती है। साथ ही साथ में जल भी बाहर निकलता है, उसी के साथ में कुछ आयंस भी बाहर निकलते हैं। तो शरीर से यानी देह से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया या यूरिक अम्ल जो है वो पसीने के द्वारा भी बाहर निकलता है। तो त्वचा भी एक प्रकार का अन्य उत्सर्जी अंग में काउंट होगा। तो त्वचा के बारे में हम एक दो लाइनें लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इससे क्या निकलता है। सबसे पहले बात ये देख लेते हैं, यहाँ पे उपस्थित होती है श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि मतलब बेटा पसीना ग्रंथि है ना, क्या होती है, पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि की बात करूं तो पसीना ग्रंथि से क्या निकलता है बेटा, ऑब्वियस सी बात है पसीना निकलेगा। पसीने में आपके पास में क्या होता है कि जो अपने पास में जल और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं इससे, ठीक है। इसमें क्या होगा अपने पास में जल, इसके अलावा पसीने के अलावा जल और N2 वेस्ट भी शरीर से निकलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ आपके पास में, एक प्रकार का अन्य उत्सर्जी अंग हो गया, है ना। दूसरे नंबर पे उत्सर्जी अंग की मैं बात कर लेता हूं। यहाँ पे आपके पास में दूसरे नंबर पे जो हम लोग बहुत, आप सभी लोगों को परिचित हैं इस बात से, दूसरे नंबर पे है फेफड़ा। क्या आपके पास में है, फेफड़ा यानी कि लंग्स, ठीक है। क्या आता है आपके पास में, लंग्स आता है। लंग्स के बारे में अगर अपन बात करें फेफड़ों के बारे में तो सब लोग परिचित है यार, फेफड़ों से क्या होता है आपके पास में। फेफड़ा आपके पास में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिमूव करवाता है शरीर से। जो उत्तक होते हैं हमारे बॉडी के, उत्तक क्या करते हैं हमारे पास में बॉडी के, उपापचयी, कौन सी, उपापचयी क्रिया के दौरान क्या बनता है आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है आपके पास में, फेफड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर से बाहर त्यागने का कार्य करते हैं। फेफड़े के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है ना। तो CO2 उत्सर्जी पदार्थ होती है और उसको शरीर से अपन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, याद रखना। अब तीसरा विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तीसरा जो इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके पास में वो है आपके पास में कौन, तीसरा आ रहा है आपके पास में लीवर, यकृत। क्या आ रहा है, लीवर यानी कि यकृत के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यकृत के बारे में अगर मैं बातचीत करूं आपके पास में तो यकृत तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जब हमने यकृत पाचन तंत्र के अंदर पढ़ा भी था तो उसमें यकृत के कार्य के ऊपर एक वीडियो पूरा बना हुआ है बच्चों, आप लोग जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा, दोनों जगह मिल जाएगा आप लोगों को। तो जो यकृत की मैं बात करता हूं, इस यकृत के अंदर आपके पास में क्या होता है कि जैसे आवश्यकता से अधिक, किससे, आवश्यकता से अधिक क्या होते हैं, जो अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, जो कोई काम के भी नहीं है, अब आवश्यकता से अधिक है, ठीक है ना। यकृत की कोशिका में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल जो होता है, इस अमीनो अम्ल का जो नाइट्रोजनी भाग होता है, कौन सा भाग होता है, नाइट्रोजनी भाग। नाइट्रोजनी भाग को क्या करते हैं अपन लोग, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं अपन लोग, यहाँ पे अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अमोनिया के अंदर, अमोनियम आयन लिखा है मैंने, सॉरी, यहाँ पे अमोनिया के अंदर कन्वर्ट है, NH3 लिख देंगे हम लोग। ये प्रक्रिया तो आपको पता है ना, पहले मैं इसको बता देता हूँ। ये अमोनिया क्या होता है आपके पास में, ऑर्निथन चक्र के द्वारा यानी यूरिया साइकिल के द्वारा यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया के अंदर।
फिर ये यूरिया जो होता है वो किडनी के पास में पहुंचता है, फिर हम इसको फिल्ट्रेट करके बाहर निकालते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि शरीर के अंदर अमोनिया को रिमूव करने का या अमोनिया को निष्कासित करने का या अमोनिया को उत्सर्जित करने का अंग कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा यकृत। आप उस पे वहां पे नेफ्रॉन या किडनी मत टिक करिएगा। अमोनिया हमेशा यूरिया में कन्वर्ट यकृत में ही होता है। तो एक्चुअल में अमोनिया को तो यकृत ने ही निवेड़ा है, अमोनिया को तो यकृत ने ही यूरिया में कन्वर्ट किया है। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अमोनिया जो बॉडी के अंदर से रिमूव होती है किसके द्वारा होती है? यकृत के द्वारा होती है बच्चों, ठीक है ना। किसके द्वारा होती है? यकृत के द्वारा होती है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट होती है। किसके अंदर कन्वर्ट होती है? यूरिया के अंदर कन्वर्ट होती है। क्या मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जबकि यूरिया जो अगर शरीर से त्यागने की बात करें तो वो कहां पे होता है आपके पास में? किडनी जो है वो उसको त्यागती है। अगर आपको कोई पूछे यूरिया बनता कहां पे है, तो आपका आंसर होगा लीवर, ठीक है। लेकिन यूरिया को त्यागा कौन से ऑर्गन के द्वारा जाता है? आपका आंसर होगा किडनी। उसी तरीके से अमोनिया जो त्यागा जाता है या अमोनिया जो है वो आपकी बॉडी के अंदर से जो निष्कासित हो रहा है या बाहर निकलेगा या अमोनिया निकल रहा है वो किसके अंदर निकल रहा है? यकृत के अंदर निकल रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको इंफॉर्मेटिव चीजें बता देता हूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीजें भी जाननी जरूरी होती है बच्चों। कि हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी। अगर मैं एक सामान्य अमीनो अम्ल की संरचना बनाऊं, जो मैंने आपको बता देता हूं यकृत वाले में भी बना के दिखाई थी, है ना, ऐसा आप ध्यान रखना। अगर मैं सामान्य अमीनो अम्ल की एक संरचना को निर्माण करता हूं तो उसमें एक तरफ R ग्रुप रहता है, एक तरफ H ग्रुप रहता है, एक तरफ अमीन ग्रुप रहता है NH2 और एक तरफ रहता है COOH। ये आपके पास में रहता है सामान्य अमीनो अम्ल की संरचना, जिसके अंदर एक कार्बन के ऊपर कार्बोक्सिलिक समूह और एक कार्बन के ऊपर अमीन समूह तो रहता ही रहता है। फिर जो R और H है इनकी स्थितियां परिवर्तित होती रहती है, जिसके बदौलत क्या होता है 20 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल बनते हैं या उससे भी ज्यादा जो भी होते हैं, तो आप केमिस्ट्री के अंदर आराम से पढ़ लेंगे, है ना। अब यहाँ पे आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल को हमको किस में कन्वर्ट कराना है? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवाना है, यानी कि अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। तो ये कहता है कि इसका जो नाइट्रोजनी भाग होता है, अब आप खुद सोच के देखो, इस पूरे संरचना के अंदर इसका नाइट्रोजनी भाग सिर्फ और सिर्फ एक यही नजर आ रहा है, क्योंकि यही आपके पास में क्या अमीन समूह है, NH2 दिख रहा है आपको। इसके नाइट्रोजनी भाग को अपन को निकालना है और निकालने के बाद में इसको H+ के साथ में जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? ये अमोनिया बना देगा, है ना। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस प्रक्रिया को डीएमिनेशन कहते हैं, विअमीनीकरण, है ना। तो इसमें क्या हुआ? ये मेरे पास में NH2 निकला और ये H+ के साथ में कंबाइन होकर क्या बना देगा? आपके पास में NH3 बना देगा। क्या मेरी बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ पे है कि नहीं? अब आप सोचोगे सर पीछे बचे हुए इसका क्या होगा? ये पीछे बचा हुआ जो होता है वो एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है? एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका तो कोई लोड ही नहीं है। मेन तो अपने पास में डीएमिनेशन किसका हुआ कि अमीन ग्रुप इसका था, वो H+ के साथ में कंबाइन होकर क्या बना दिया? अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया। Now this ammonia is actually converted into the urea by the help of ornithine cycle और urea cycle. Understand? ये बात आप यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। यकृत के अंदर जो अपने पास में रहता है उसके बारे में जानकारी दे दी है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देंगे अपन, और यूरिया में कन्वर्ट करने के बाद में क्या होता है अपने पास में, इसको कहाँ से भेज देंगे? इसको मूत्र यानी कि यूरिन के द्वारा क्या कर देंगे? शरीर से बाहर निकालने का कार्य करेंगे। ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी पड़ेगी बच्चों, ऑलराइट ना। तो यहाँ तक अपन लोगों ने अन्य ऑर्गन्स के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब मैं आपको एक प्रोसेस और इसी वीडियो के अंदर बताना चाहूँगा, साइड में हटाई इसीलिए हूँ आप लोगों, ताकि एक बार अगर आप नोट भी करना चाहें तो नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है अपने पास में। तो अब अपन लोग डिस्कस करते हैं एक मैकेनिज्म और है जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और रहा है इसके अंदर, तो वो भी अपन लोग इसी वीडियो में बात कर लेते हैं, ताकि अपने 3 टॉपिक कवर हो जाएंगे कि स्त्रावण का हो गया, एक अपने पास में अन्य उत्सर्जी अंग हो गए, और एक पढ़ता है अपन मिक्चुरेशन। जानकारी के लिए बता दूं, अंग्रेजी नाम बोल रहा हूं इसके अंदर क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए, है ना। तो अपन लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपने पास में मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपके पास में, मेरे समक्ष आप लोग ध्यान लगाने का प्रयास कीजिएगा। मिक्चुरेशन का मतलब होता है मूत्र को त्यागने या मूत्र को त्यागने की प्रक्रिया, उसको अपन कहते हैं मिक्चुरेशन, है ना, मूत्र को त्यागने की प्रक्रिया। अब इसमें
किस चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्या क्या चीजें होगी, वो हमको यहाँ पे जानकारी प्राप्त करने का है। मिक्चुरेशन का मतलब फिर से कह रहा हूं, मूत्र को त्यागने की प्रक्रिया को अपन क्या कह रहे हैं, मिक्चुरेशन का नाम दे रहे हैं। अंडरस्टैंड। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि जैसे मूत्र को त्याग रहे हैं वो तो अच्छी बात है। जो मूत्र होता है जब बन जाता है, मूत्र का निर्माण हो जाता है, तो मूत्र क्या होता है बच्चों, मूत्र वाहिनियों, किसमें, मूत्र जो है मूत्र वाहिनियों के द्वारा कहां पे पहुंचता है, मूत्राशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, मूत्राशय, यानी कि ब्लैडर के अंदर पहुंचता है। आपको पता है कि मूत्राशय के अंदर क्या होता है, मूत्र का संग्रहण हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, मूत्राशय के अंदर मूत्र का संग्रहण, क्या होता है, मूत्र का संग्रहण होता है। मूत्राशय में मूत्र का संग्रहण रहता है बेटा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब जो मूत्राशय है आपके पास में, वो क्या आपके पास में एक पेशीय अंग है। जब किसी भी चीज को कार्य करना होता है तो अपन ऐसा कहते हैं कि ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ब्रेन सिग्नल भेजेगा। तो जैसे ही मूत्राशय के अंदर मूत्र बढ़ता है तो मूत्राशय की भित्ति की जो पेशियां हैं वो संकुचित होती है, और संकुचित होने के बाद में क्या होता है, एक ऐच्छिक उद्दीपनों को कहां भेजती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर भेजती है। समझ में बात को। अर्थात मूत्र को त्यागने की प्रक्रिया, जो मिक्चुरेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि ब्रेन की क्रियाविधि इसमें काम करती है। मतलब ब्रेन की बदौलत होता है, ब्रेन उससे सिग्नल भेजेगा, तब जाके अपन मूत्र को त्याग पाएंगे। तो मूत्रवाहिनी में मूत्राशय के अंदर जाकर के क्या हो जाएगा, आप सिग्नल क्या नाम है, स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में ये मूत्र का संग्रहण कब तक होता है, यह अपन लिखेंगे, ध्यान रखना, यह संग्रहण जब तक होता है तब तक CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक उद्दीपन ना भेज दे। तो मतलब जैसे उद्दीपन आएंगे तब जाकर ये मूत्राशय खाली होगा, तब तक मूत्राशय क्या रहेगा, भरा रहेगा। याद रखें ये ऐच्छिक उद्दीपन है, अनैच्छिक नहीं। अनैच्छिक होता तो अंदर सुसु निकल जाता बेटा, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इस वजह से अपन लोग इसको क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का नाम देते हैं। रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती मतलब जब CNS सिग्नल भेजेगा तब जाकर के अपने क्या होगा कि मूत्र का त्याग होगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन लोग क्योंकि इसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इस वजह से अपन लोग इसको क्या नाम दे रहे हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स नाम दे रहे हैं। रिफ्लेक्स शब्द प्रतिवर्ती के लिए इस्तेमाल होता है, प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ी ना 10वीं क्लास के अंदर। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होता है बेटा, मिक्चुरेशन क्या रहेगा, रिफ्लेक्स रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा आपके पास में, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स का रहेगा। नाउ व्हाट अबाउट द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स में क्या होता है आपके पास में, रिफ्लेक्स का मतलब प्रतिवर्ती क्रिया को आप अपना आधार मान लो, वहां से अगर आप समझ पाओगे तो अच्छे से समझ लोगे। तो जैसे देखो यहाँ पे अपन लोग बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, मूत्राशय की भित्ति की पेशियां क्या होगी, सबसे पहले संकुचित होगी। क्यों होगी संकुचित, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगा, मूत्र बढ़ जाएगा, इसलिए संकुचित होगी। संकुचित होने के बाद में फिर क्या होगा आपके पास में, संकुचन हो गया। अब ये संकुचन के सिग्नल्स जो है आपके पास में कहां पे जाएंगे, जो अपने पास में संवेदी तंत्रिका है। कौन सी, संवेदी तंत्रिका। आपको बता दें संवेदी और चालक दो तरह की तंत्रिका होती है। अंग्रेजी भाषा में इसको सेंसरी नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, संवेदी तंत्रिका को सेंसरी नर्व बोलते हैं। तो ये जो सेंसरी नर्व होती है, ये सिग्नल्स को कहां पे ले जाकर के छोड़ती है, ये सिग्नल्स को ले जाकर के छोड़ती है हमारे पास में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। तो संवेदी तंत्रिकाएं कहां पे छोड़ रही है, इसको कहां डिलीवर कर रही है, CNS में, ठीक है। कहां पे डिलीवर किया, CNS से। याद रहे ये एक ऐच्छिक प्रक्रिया है, अनैच्छिक नहीं है। CNS क्या करता है आपके पास में, इसको उद्दीपनों को पढ़ता है, और चालक तंत्रिका, कैसी तंत्रिका बेटा, चालक तंत्रिका, इसको अपन क्या कहते हैं, मोटर नर्व। क्या कहेंगे, मोटर नर्व। चालक तंत्रिका के माध्यम से क्या करेगा, वो वापस मूत्राशय की पेशी तक भेज देगा। सिग्नल्स कहां भेज देगा, मूत्राशय की पेशियों तक भेज देगा। तो उद्दीपन वापस कहां आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे।
तो यहां से जो उद्दीपन है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने भेजे हैं ऐच्छिक उद्दीपन, वो कहां पहुंच जाएंगे? मूत्राशय की भित्ति तक पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? मूत्राशय की भित्ति तक। उद्दीपन पहुंच जाएंगे आपके पास में मूत्राशय की भित्ति तक। अब जैसे ही उद्दीपन पहुंचेंगे, उद्दीपन पहुंचने के बाद में दो काम होंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बेटा, इस पे से सवाल आ रखा है नीट के अंदर, ठीक है ना, बता देता हूं आपको। एवरेज लोग गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन आपको नहीं गड़बड़ा करनी है। इसके सिग्नल पहुंचने के बाद में जो मूत्राशय की पेशी है, ठीक है, या मूत्राशय की भित्ति है, उसमें क्या होगा आपके पास में? संकुचन होगा। क्या होगा? जबरदस्त संकुचन, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लैडर की भित्ति की मसल्स में होगा बेटा, याद रखना। चिकनी पेशी होती है इसके पास में, चिकनी पेशियों के अंदर क्या होगा आपके पास में? संकुचन होगा। साथ में जब इसमें संकुचन होता है तो ये ब्लैडर क्या होगा? इस तरीके से संकुचित होगा। तो ब्लैडर जब यूं संकुचित होगा तो मूत्र जो होगा वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो जब मूत्र नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ कौन है ब्लैडर के? मूत्र मार्ग है, यानी कि मूत्र मार्ग है ना, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के ऊपर दो अवरोधनियां लगी होती है। तो अगर वो अवरोधनियां भी संकुचित हो गई तो मूत्र को बाहर निकलने नहीं देगी, है ना। तो इसलिए क्या होता है? काउंटर चलता है। काउंटर क्या चलता है कि मूत्राशय की भित्ति के अंदर तो होता है संकुचन, और मूत्र मार्ग की जो अवरोधनियां होती है उसके अंदर होता है शिथिलन। क्या होता है? शिथिलन। तो यहां पे क्या जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से मूत्र को त्यागते समय पे किसका संकुचन हो रहा है, किसका शिथिलन हो रहा है, ठीक है ना। याद रखना, बच्चे जो क्लिक करके आते हैं, टिक करके आते हैं, वो ये करके आते हैं कि मूत्राशय की भित्ति और मूत्र मार्ग दोनों के अंदर संकुचन होता है उसकी अवरोधनी में। नहीं, ऐसा नहीं है। मूत्र मार्ग की जो अवरोधनी है, कौन है बेटा? मूत्र मार्ग की अवरोधनी। अब मूत्र मार्ग की अवरोधनी में क्या होता है आपके पास में? शिथिलन होता है। क्या होता है बेटा? शिथिलन, रिलैक्स रहती है। क्या होता है? शिथिलन होता है। जैसे इसके अंदर शिथिलन होगा तो उस समय क्या होगा? मूत्र बाहर त्यागा जाएगा। क्या होगा बेटा? मूत्र बाहर निकल जाएगा। ये जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या हुआ इसके अंदर? मूत्राशय की भित्ति के अंदर संकुचन हुआ क्योंकि उसके अंदर यूरिन भर गया। संकुचन होने से उसकी जो पेशियां थी उसने सिग्नल भेजा किसके? यहाँ पे संवेदी तंत्रिका के द्वारा। किसको भेजा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ने क्या किया? चालक तंत्रिका के द्वारा वापस उद्दीपनों को कहां पे भेजा? मूत्राशय की पेशियों तक भेजा। और मूत्राशय की पेशियों तक भेजने के बाद मूत्राशय की पेशियों में संकुचन हुआ और मूत्र मार्ग की अवरोधनियों के अंदर क्या हुआ? शिथिलन हुआ, जिसकी वजह से मूत्र क्या हुआ? बाहर त्यागा गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। इसको क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। अगर आपको पूछ ले इसको रिफ्लेक्स क्यों बोलते हैं तो आपका आंसर होगा कि इसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से अपन लोग इसको प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स क्रिया का नाम भी देते हैं। राइट। कुछ एक आधा पॉइंट और है इसके अंदर हमारे पास में, वो देख लीजिए कि हम प्रतिदिन जो है वो एक वयस्क जो व्यक्ति है, ठीक है, कौन? वयस्क व्यक्ति है, 1 से 1.5 लीटर जो है वो आपके पास में पर डे क्या करता है? यूरिन को डिस्चार्ज करता है। 1 से 1.5 लीटर पर डे यूरिन को डिस्चार्ज करता है। जो यूरिन होता है, यूरिन मतलब मूत्र, ठीक है, यूरिन मतलब मूत्र। मूत्र की अगर अपन बात करें कुछ कलर की वलर की, इसकी अगर अपन थोड़ी सी बातचीत कर लें तो ये हल्के पीले कलर का होता है, ठीक है। कुछ इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, मतलब इसके प्रवृत्ति की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मूत्र जो है आपके पास में कैसा है? हल्के पीले रंग का है। उसके अलावा क्या होता है? वाटरी फ्लूइड होता है, जलीय द्रव होता है, मतलब जल रहेगा इसके अंदर, ठीक है। इसका जो ये जो रहता है ये क्या होता है आपके पास में? स्लाइटली एसिडिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसी होता है? अम्लीय प्रवृत्ति है। कैसी होगी? अम्लीय प्रवृत्ति, पूरी नहीं लेकिन अम्लीय प्रवृत्ति होगी, जिसका पीएच आपके पास में कितना रहेगा? 6 रहेगा, है ना। और इसमें क्या होती है? एक अलग सी क्या होती है? सुगंध। सुगंध तो नहीं कहूंगा, कुछ स्मेल आती है, दुर्गंध कह सकते हैं अपन लोग इसको, सुगंध तो नहीं कहेंगे, दुर्गंध आती है, ठीक है ना। ये इसके क्या होते हैं? मूत्र के कुछ प्रवृत्तियां होती है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मानव शरीर 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन क्या करता है? उत्सर्जित करता है। क्या करता है? प्रतिदिन उत्सर्जित करता है। समझ गए? 25 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन उत्सर्जित करने का काम कौन कर रहा है? मानव शरीर कर रहा है। जानकारी के लिए बता दूं, मूत्र के अंदर अगर किसी और चीज की मात्रा ज्यादा आ जाए, जैसे ग्लूकोज की आ गई, कीटोन की आ गई, या किसी और चीज की आ गई, तो जो मूत्र है उसकी जांच करना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी, एक किसी बीमारी को पकड़ने के लिए बहुत आवश्यक होता है ना। तो मूत्र की जांच का भी अपने आप में क्या रहता है? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
तभी तो कई बार जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि मूत्र जांच करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि क्या हो कि किसी भी चीज़ की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो हमको पता लग जाएगी, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, बीमारी को डायग्नोस करेंगे। जैसे अगर मूत्र के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी तो अपन कह देंगे ग्लूकोज यूरिया हो गया या ग्लाइकोसूरिया हो गया, है ना। या फिर कीटोन की मात्रा ज़्यादा होगी तो अपन कह देंगे कीटोन यूरिया हो गया। तो एल्बुमिन की ज़्यादा होगी तो अलग कह देंगे अपन लोग, ठीक है। मूत्र की क्वांटिटी, मात्रा के ऊपर भी निर्भर करता है, मूत्र का रंग भी निर्भर करता है। पीलिया हो गया तो ज़्यादा कलर, ज़्यादा क्या होगा आपके पास में, मूत्र का कलर जो होगा वो ज़्यादा डार्क येलो हो जाएगा। तो ये सब बातें निर्भर करती है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये तमाम बातें जो है आपके पास में निर्भर करती है किसके ऊपर, कि मूत्र के जो संगठन है उसके बारे में बातचीत करने पे, राइट ना। तो ये बात आप थोड़ी सी यहाँ पे दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ तक ही रखते हैं अपन लोग इस वीडियो को। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है अपने पास में कि रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि जो किडनी के कार्य है उसको किस प्रकार से नियमित किया जा सकता है, जिसमें हम हाइपोथैलेमस के बारे में, उसके साथ साथ में जेजी सेल्स के बारे में यानी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल के बारे में, और साथ ही साथ में हम लोग हृदय की 3 तरह की मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारे पास एक ही टॉपिक रहेगा इसके अंदर, वो है बीमारियों के बारे में, और बीमारियों के बाद में हम कुछ हीमोडायलिसिस के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, ऑलराइट। तो इस वीडियो में अपन लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।